हो गया तो इसके स्थान पे एक नया अनुच्छेद स्थापित किया गया, नया अनुच्छेद। ये तो हो ही गया, आपको कन्फर्म है, हो गया। जो ये कहा कि राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था से, यानी ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया पूरे देश में। बहुत अच्छी बात है, इसको ध्यान रखिएगा। ये तो कोई मायने की चीज नहीं है नोटिफिकेशन वगैरह मिलना, लेकिन लागू होना, लागू हो गया 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में। और सरकार की जिम्मेदारी है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को, और बच्चों का अधिकार है, माता पिता का कर्तव्य में जोड़ा गया कि सबको सबकी व्यवस्था सरकार करेगी, अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था। अब इसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, नई व्यवस्था किया गया, नया तत्व लाया गया और कहा गया कि राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। क्या कहा गया कि राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल, ये नया लाया गया, बिल्कुल नया अनुच्छेद, नया व्यवस्था कि बाल्यावस्था की देखभाल, मैं संक्षेप में लिख रहा हूं, विस्तार से बोल दूंगा, तथा 6 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ऊपर क्या था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, अब 6 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा, व्यवस्था करेगा, प्रयास करेगा। व्यवस्था करना, प्रयास करना, प्रयास करेगा। ये बाद में जोड़ा गया, ये बाद में जोड़ा गया। तो राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल भी करना है, यहां ध्यान रखिएगा, और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46, आर्टिकल 46 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये कहता है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि करेगा राज्य। कि राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की व्यवस्था करेगा। तो राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा, दुर्बल वर्गों, पिछड़े वर्गों, दुर्बल वर्गों, कमजोर वर्गों, कमजोर वर्गों, जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए, वंचित वर्ग, सब कुछ आप शामिल कर लीजिए, संविधान निर्माताओं की भावना है। वंचित वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विरुद्ध क्या क्या करना है? शिक्षा और अर्थ संबंधी, धन संबंधी हितों की व्यवस्था, उनके हितों के लिए काम करना है, हितों की वृद्धि करना है, वृद्धि करना। बहुत महान सोच थी हमारे संविधान निर्माताओं की, अनुच्छेद 46 के द्वारा उन्होंने स्थापित किया कि हितों की अभिवृद्धि करना है। 47 अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47, तो 46 को क्लियर हो गया। और 46 को मैं एक बार और दोहरा दूं, बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और उनके धन संबंधी, अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि करेगा, अभिवृद्धि करेगा। 47 स्वास्थ्य सुधार, मादक पदार्थों पर रोक, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों पर रोक, नशीले पदार्थों पर रोक। इसकी विस्तार से हम व्याख्या करें
कि 47 कहता है कि राज्य जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य सुधार और स्वास्थ्य के लिए राज्य जीवन स्तर, स्वास्थ्य सुधार, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। जो हमारे नशीले पदार्थ हैं, जो मादक पदार्थ हैं, जो नशा है, नशा की चीजें उसको समाप्त करना, और जिससे नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा हो। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को बिहार के, जिन्होंने बिहार में पूर्ण नशाबंदी लागू किया। वास्तव में भारत सरकार को धीरे धीरे, यह मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है और संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि संपूर्ण भारत में नशाबंदी करना चाहिए, जिससे भारत के लोग स्वस्थ हों, बीमारियों से उनका पैसे से खर्चा बचे, तमाम अपराध बचे, तमाम घर क्लेश बचे। तो यह हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए, जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए जितने भी मादक पदार्थ हैं, जितने भी नशीले पदार्थ हैं, सब पे प्रतिबंध लगाए, सब पे रोक लगा देना, रोकना। तो ये महान उद्देश्य हमारे संविधान निर्माताओं का था अनुच्छेद 47 में। हालांकि सरकारें अपने टैक्स के चक्कर में इसे पूरा नहीं कर पा रही हैं, लेकिन उससे बाहर आना होगा। सरकार ये भी नहीं समझती है कि हम कर तो ले रहे हैं, लेकिन कितना पैसा हमारा अस्पतालों के माध्यम से जा रहा है, समझ भी नहीं आता है कि हाथ काट करके अब पेट को चौड़ा करने का प्रयास करते हैं, पेट को काट करके पैर को मोटा करने का प्रयास करते हैं। मैं तो सरकार की मूर्खता से बड़ा परेशान रहता हूँ। हालांकि माननीय न्यायालय ने सरकार को बहुत बार निर्देश दिया है, और भारत की न्यायपालिका महान है, जो देश की जनता का एक बहुत बड़ा आधार है। जब देश की जनता को कहीं से भी आशा नहीं मिलती है, तो माननीय न्यायपालिका आशा की किरण बन के, उनका जीवन बन के सामने आता है। बहुत सारे सरकारों ने नशाबंदी को लागू किया, लेकिन आज जरूरत है कि संपूर्ण भारत में हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छा को देखते हुए अनुच्छेद 47 को लागू किया जाए। ये मेरी अपनी बड़ी दिली इच्छा है। मुझे नशा और नशीले पदार्थों से, मैंने बहुत अपने गांव में रहा हूं, बहुत नुकसान देखा हूं, तो सरकार को हर तरह के प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब आता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। क्या क्या प्रयास करेगा? राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक बनाना। राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाने का काम करेगा, तथा विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशुओं के नस्लों के संरक्षण, विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशुओं के नस्लों के संरक्षण, दुधारू तथा वाहक पशुओं के नस्लों का संरक्षण करेगा। दुधारू मतलब क्या होता है? जो दूध देते हैं, उनकी जो नस्ल है, उनकी रक्षा सुरक्षा का काम करेगा। जो वाहक, जो भाड़ ढोते हैं, अब तो ट्रैक्टर वैक्टर बहुत आ गया, ट्रक व्रक, पहले हमारे यहाँ बैल बहुत ज़्यादा भाड़ ढोने का काम करते थे, कहीं कहीं ऊंट, कहीं घोड़ा, तो इस तरह से बहुत सारे काम बस पशु ही करते थे। तो उनके नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए काम, तथा उनका वध रोकने के लिए कदम उठाएगा। तथा उनका वध रोकना मतलब उनकी हत्या नहीं करने देगा, वध रोकने का कार्य करेगा। तो ये हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छा थी अनुच्छेद 48 में कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा, तथा विशेष रूप से जो दुधारू पशु हैं, जो बोझा ढोने वाले पशु हैं, भार ढोने वाले पशु हैं, उनके नस्लों का संरक्षण करेगा, सुधार करेगा, तथा उनकी हत्या न हो, उनका वध न हो, ये रोकने का प्रयास करेगा।
अब 48A ये अमेंडमेंट किया गया 42वां संशोधन से, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको संशोधन किया गया और कहा गया कि पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का काम भी राज्य करेगा। वन्य जीवों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य करेगा काम कि हमारे पर्यावरण की सुरक्षा हो। आज हम देख लें तो दिल्ली को गैस चैम्बर कहा जा रहा है। हमें कहते हुए बहुत दुख होता है, चूंकि मैं भारतीय हूं और अपने देश की राजधानी को गैस चैम्बर कहा जाए, जहरीली जगह कहा जाए, कितना सुन के दुख होता है। तो पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा करनी है, जंगलों की सुरक्षा करनी है, क्योंकि वन हमारे जीवन के आधार हैं। वन जीवों की रक्षा सुरक्षा करनी है। ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1948 में जोड़ा गया। अब हम चलते हैं कि 49 आर्टिकल 49 ये बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इससे हमारे जो प्राचीन स्मारक इत्यादि हैं उनकी रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था करनी है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्मारकों, वस्तुओं, स्मारकों, वस्तुओं, स्थानों का संरक्षण। किसी भी देश को आगे ले जाने में उस देश का इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और हमारा इतिहास गौरवशाली है। तो हमारे जो राष्ट्रीय महत्व और हमारे जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, जो प्राचीन हैं, जो पहले से हैं, और जो भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, उनका रक्षा सुरक्षा, वस्तुओं की रक्षा सुरक्षा, स्थानों का संरक्षण इत्यादि राज्य का जिम्मेदारी होगा। ताजमहल है, लाल किला है, संसद है, न्यायपालिका केंद्र हैं, बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा संरक्षण राज्य का दायित्व होगा। अब अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से अलग करना। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का अलग अलग करना। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, क्योंकि भारत एक पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन का देश है। वहां व्यवस्थापिका कार्यपालिका को एक किया जाता है, इस नाते वो संभव ही नहीं है, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया है। मैं और एक वीडियो में पढ़ाया हूं संसदीय शासन, देख लीजिएगा। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया जाए, अलग अलग करना कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को दोनों को अलग अलग किया जाए, ऐसी व्यवस्था जो है हमारे अनुच्छेद 50 में व्यवस्था किया गया। इसी नाते हमारे यहां देखेंगे आप, एक बहुत महत्वपूर्ण पद है डीएम का, जिलाधिकारी का पद। तो पहले अंग्रेजों के समय में बहुत सारे न्यायिक कार्य उनके पास बहुत ज्यादा थे, और वो कार्यपालिका के एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। लेकिन बाद में बहुत सारे उनके न्यायिक कार्यों को कम किया गया। इस संविधान निर्माताओं की सोच है कि व्यवस्थापिका से कार्यपालिका को अलग किया जाए। 51 अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना, ये हमारे संस्कृति का बहुत पुराना तत्व है। वसुधैव कुटुंबकम कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, और हम पूरी दुनिया, भारत में नहीं पूरी दुनिया में शांति के लिए काम करें
तो इसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था किया कि भारत राज्य का यह कर्तव्य होगा, ऐसी नीतियां बनाएगा, ऐसा व्यवहार करेगा कि जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति बढ़े, सुरक्षा बढ़े, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित हों, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार अच्छे हों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन हो, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन हो, उनके प्रति आदर बढ़े, भाव बढ़े। और यदि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े होते ही हैं, क्योंकि झगड़ा होना तो अनिवार्य है, मानव स्वभाव है, घर में ही 4 लोग रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो देश हैं पूरी दुनिया में, लगभग 200 देश हैं आज लगभग, तो विवाद तो होंगे ही होंगे। तो अगर विवाद होते हैं तो उनको मध्यस्थता द्वारा शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास किया जाए, ऐसी व्यवस्था बनाया जाए, ऐसा प्रोत्साहन दिया जाए कि पूरी दुनिया में जैसे जो भी विवाद आए। अभी देखिए भारत यूक्रेन युद्ध हो रहा, भारत देश पूरा प्रयास कर रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, कि मिल बैठ करके मामले को सुलझा लिया जाए। आज इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है, भारत का पूरा प्रयास है कि शांति से कार्य लिया जाए। तो ये हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने मौलिक राज्य के नीति निषेधक तत्वों में व्यवस्था किया। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आलोचना के बिना अच्छा नहीं होगा, थोड़ा सा आलोचना होनी चाहिए। और हमारे यहाँ राजनीति में तो आलोचना अति आवश्यक है। राजनीति विषय में आलोचना के बिना मजा नहीं आता है। तो आलोचना थोड़ा सा राज्य के नीति निषेधक तत्वों की पहली आलोचना की जाती है कि कानूनी शक्ति नहीं है। कानूनी शक्ति नहीं, अगर कोई उल्लंघन करेगा तो क्या होगा, कोई नहीं मानेगा तो क्या होगा, क्योंकि न्यायपालिका उसको दंड नहीं दे पाएगी। ठीक है, संविधान में बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य उसका पालन करना चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। एक बार एक हमारे हेड साहब एक कहानी सुना रहे थे। वो कहे कि एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी से रोज कहता था खाना नहीं बनाई तो ठीक नहीं होगा, खाना नहीं बनाई तो ठीक नहीं होगा। पत्नी डर जाती थी। एक दिन पत्नी ने हिम्मत कर पूछ लिया क्या कर लेंगे, तो कहा अपने हाथ से बना लेंगे। अब सोचिए आपकी जब उसका उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था नहीं होगी, ये बड़ा अच्छा नहीं है। ये इसकी बहुत बड़ी आलोचना किया जाता है। ये मेरी अपनी आलोचना नहीं है, ये राजनीतिक विशेषज्ञों की आलोचना है कि इसमें कानूनी शक्ति नहीं है। दूसरी आलोचना की जाती है कि कल्पनाएं हैं, गतिरोध हैं, इसमें बहुत सारा जो नियम बनाया गया उसमें बहुत सारा गतिरोध हैं, बहुत सारी कल्पनाएं की गई हैं। कुछ लोग कहते हैं केवल नैतिक आदर्श है, कहने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, भैया सुन लिया बात खत्म हुआ, कहानी खत्म हुआ। जैसे हम कथा उथा सुनते हैं धार्मिक, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। पंडित जी कहते हैं सदा सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, कोई फर्क कितना लोगों के पर पड़ रहा है। और भारत में तो और नहीं पड़ने वाला है। मैं तो थक जाता हूँ कहते कहते कि कितना हमारे यहाँ ऋषि महात्मा आए, समझाते, थक गए, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। विवेकानंद जी कहते थे कि भारत सोया हुआ शेर है, जगा रहे हैं। अरे कब जगोगे आप। तो कहते हैं कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आदर्श है, वास्तव में ये कोई मतलब का चीज नहीं है। अब इसका आया महत्व कि भैया ठीक है, आलोचना के बाद महत्व कि इसका महत्व क्या है। वास्तव में जनमत की शक्ति है इसके पीछे, जनमत की शक्ति। और जनमत बहुत बड़ी चीज है लोकतंत्र में। चुनाव में जनता के पास ही जाना है, मालिक तो जनता ही है। तो हर सरकार को ये देखना पड़ेगा, और सरकार देखती भी है कि संविधान निर्माताओं की इच्छा क्या थी, उसका पालन किया जाए। और जनता उनसे सवाल कर सकती है, जो उनको परेशान कर सकती है, उनको विवश कर सकती है कि इसका पूर्ति करें। शासन के मूल्यांकन का आधार है। कोई सरकार जानना चाहती है कि हमने कितनी सफलता पाई है, तो वो राज्य के नीति निषेधक तत्वों का कितना पालन किया जा रहा है वो देख सकती है, उस सरकार ने कितना काम किया है देख सकती है। सामाजिक आर्थिक क्रांति के साधन हैं। हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक जो क्रांति लानी है, जिस लक्ष्य को लोक कल्याणकारी राज्य को पूरा करना है, उसका साधन है। यह वास्तव में संविधान की व्याख्या में सहायक है, सरकार के लिए दर्पण है, आईना है कि देखे कि हमने कितना काम किया है, भारत ने किन लक्ष्यों को प्राप्त किया है। तो ये इसका महत्व है। और अंत में क्रियान्वयन,
कि कितना काम हुआ है। वास्तव में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पालन करने में बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। सरकार ने, पंडित नेहरू की सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती दिया। बाद में मनमोहन सिंह जी के वित्त मंत्री रहते हुए आदरणीय नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री काल में 1993 और 93 और 94 अमेंडमेंट 73 और 74 अमेंडमेंट संविधान में हुए। वो हमारे जो पंचायतों का गठन है, जो हमारी निचली जन सहभागिता है, उसको मजबूत किया। शिक्षा को लेकर बहुत काम किया गया। अनिवार्य 14 वर्ष तक तो बच्चों का अनिवार्य पूरे देश में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 से मिड डे मील की योजना चलाई गई। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। महिलाओं के लिए प्रसूति गृह इत्यादि की व्यवस्था हुई, इनके सुधार की व्यवस्था हुई। समाज अनुसूचित जनजाति और समाज के लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, जनजातियों के लिए कल्याण की बहुत सारी योजनाएं चली। सरकार ने कृषि को लेकर बहुत काम किया। बहुत सारी नशाबंदी को लेकर काम किया। तो काम तो बहुत किया है। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों को जो 2-2 हज़ार रुपया करके साल में 6,000 ट्रांसफर करते हैं। बहुत सारी पेंशन, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो काम तो हुआ है। सरकार ने जमीनों को बांटने को लेकर के सीलिंग एक्ट वगैरह ला करके बहुत काम किया। बैंकों का सरकारी राष्ट्रीयकरण किया। तो काम तो बहुत किया है और आगे सरकार धीरे धीरे करती जा रही है। ये अब हम थोड़ा सा अंतर करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकारों में अंतर। अगले वीडियो में। जय हिंद।